चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था काइनेटिक एनर्जी निकालने पर। हम सीख रहे थे काइनेटिक एनर्जी निकालना, एनर्जी ऑफ द सीटीआरएम। मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं सिस्टम की। तो बेसिकली हम सीटीआरएम को कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे समझते हैं। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट इज हाफ mTv/com का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो बॉडी है जो सीटीआरएम कर रही है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन करेगी, प्योर रोटेशन विद, प्योर रोटेशन मतलब रोटेशन विद फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ पे वो फिक्स्ड एक्सिस क्या हो जाएगी, COM। ऐसा हम ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई किसके अबाउट लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, राइट। ओके, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लें कि मान लो कोई रॉड है इस तरीके से, इस रॉड के पास इस तरह से इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v और ये ओमेगा, इस तरीके इस रॉड का मास m है और लेंथ l है। तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपसे ऐसा ही पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, राइट। अब मैं पूछ रहा हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो क्या लिखोगे, हाफ mv² प्लस हाफ आई किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो कि हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई। चलिए तो ये तो हो गया एक रॉड के लिए, इस रॉड की काइनेटिक, सॉरी इसका आई हमने रखा। बट एक जनरल फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो काइनेटिक एनर्जी का, एक जनरल फॉर्मूला जो किसी भी बॉडी पे लगेगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसे। तो फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग सीटीआरएम, ठीक है, कोई एक बॉडी है जो सीटीआरएम कर रही है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये रैंडम कोई बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके पास दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज ओमेगा, राइट। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो एक तो हमें यहाँ पे एक तो इसका मास पता होना चाहिए, एक इसका आई पता होना चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक जनरल फॉर्मूला अगर हमें लिखना हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हम क्या लिख सकते हैं, m(k²), राइट। के यहाँ पे क्या हो गई, रेडियस ऑफ gyration अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओके, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ mv², यहाँ पे वेलोसिटी किसकी रखनी होती है, सेंटर ऑफ मास की, प्लस हाफ ICOM ओमेगा स्क्वायर। कितना आ गया है, हाफ mv² प्लस हाफ ICOM की जगह क्या रख रहे हो आप, mk², ठीक है, समझ गए। तो k क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ gyration अबाउट सेंटर ऑफ मास। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लो ये जो बॉडी, ये एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू डालनी है ना। अभी आगे बताऊंगा कैसे काम आएगा, बट k की वैल्यू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई स्फेयर ले लेते हैं, डिस्क ले लेते हैं, चलो, और डिस्क इस तरह से घूम रही है, इस तरह से v है इसका, ये क्या है, डिस्क है, मास m की। तो बताओ k की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए। तो इसका i क्या लिखेंगे हम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका i लिखेंगे हम m, कंपेयर कर देंगे हम m के। तो बेसिकली k कितना होगा, इस तरीके से, मतलब ये है k का मतलब, ठीक है।
चलिए, तो अभी तक मैंने सीएम हो रहा है तो कौन रोलिंग हो रही है या इम्प्योर रोलिंग हो रही है, राइट। तो ये तो एक जनरल मैंने फॉर्मूला लिख दिया, चाहे कोई भी रोलिंग हो ये लगेगा। बट अगर हम थोड़ा और स्पेसिफाई से करना चाहें और इससे देखना चाहें प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग में भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें सरफेस मूव कर रहा हो, सर कुछ भी चल रहा हो, है ना। तो वहां पे तो हमको डराइव करना पड़ेगा उसी वक्त, जो भी सिचुएशन होगी उसके लिए क्या कंडीशन आएगी प्योर रोलिंग की। बट अगर जनरली जो 99% जो केस होता है दैट इज फिक्स्ड सरफेस, कि सरफेस अगर फिक्स्ड है तो उस केस में जो इक्वेशन आती है प्योर रोलिंग की वो क्या आती है, v बराबर ओमेगा इंटू आर, राइट। अब यहाँ पे v बराबर ओमेगा आर का यूज करके मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को रख दूं इस जगह पे, ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या बन जाएगा अब, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह रख सकता हूँ मैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन आ गया, एम कॉमन आ गया, वी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा वन प्लस स्क्वायर, सॉरी मैंने एक गलती कर दी केवल के पर, राइट। अब ठीक है, ओके। तो हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, काइनेटिक एनर्जी टोटल ट्रांसलेशनल प्लस प्लस रोटेशनल। और यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मतलब क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो कोई यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया डिस्क वाला, यहाँ पे हमने ये लिखा आई सी ओ एम बराबर देश, ये लिखा, तो यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर देख रहे हो कितना आ रहा है, एम से एम तो गया, तो डायरेक्टली के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया ना। तो हम सीधे ये वाली वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है वो ये डाल सकते हैं और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैंने बस आपको एक आइडिया के लिए बता दिया, बाकी तो आप कैसे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए एक छोटी सी चीज और बताता हूँ इसमें, कि अगर आपको भी रेशो निकालना पड़े कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का किसी के भी साथ रेशो आपसे पूछ ले कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ या टोटल का रेशियो बताओ, तो कैसे निकालते हैं एक आइडिया मैं आपको देता हूँ। तो जैसे आपको पूछा लो ट्रांसलेशनल मतलब रेखीय गतिज ऊर्जा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, ये निकाली हुई है मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोलिंग के लिए बात कर रहा हूँ, हाफ एम बी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो क्या फायदा हुआ, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करने से हाफ एम बी स्क्वायर से हाफ में कट जाएगा, तो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, जस्ट ये लिखना पड़ेगा वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज सो अ होलो स्फीयर इज रोलिंग प्योरली, एक होलो स्फीयर प्योरली रोल कर रहा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंटेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो कैसे करें। तो बेसिकली हमसे पूछा क्या है पहले ये बताओ। तो हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपको ये करना है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, या अगर प्योर रोल कर रहा है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। दोनों को डिवाइड करने पर हमें मिल रहा है हाफ एम बी स्क्वायर से हाफ एम बी स्क्वायर गया, ऊपर बचा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। बेसिकली हमें बस किसकी वैल्यू निकालनी है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू। तो निकाल लेंगे जल्दी से। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है होलो स्फेयर की। तो ठीक है भाई, होलो स्फेयर ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसका आई, जो भी आई होगा इसका तो एम के अबाउट कितना होगा, 2/3। 2/3 होगा ना इसका आई, 2/3 एम आर स्क्वायर, राइट। इसको हमने किसके बराबर कर दिया, एम के स्क्वायर के। तो बेसिकली के स्क्वायर तो बेसिकली के स्क्वायर अपॉन, इसको बराबर कर दिया क्या स्क्वायर, जैसे एम से एम गया तो 2/3 बराबर आ गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बस अब आपको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। तो ऊपर आ गया ये 2/3, नीचे आ गया ये 1 + 2/3 इंटू 100। कितना हुआ ये, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 हो गया है ना, इंटू 100। तो आ गया 2/5 इंटू 100। तो कितना आ गया, 40% आंसर। समझ गए। देखो इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, तो आप उनको कर लो आराम से। क्वेश्चन है टोटल काइनेटिक बॉडी की बराबर बराबर डिवाइडेड है, ट्रांसलेशनल में रोटेशनल में कौन सी बॉडी पॉसिबल, कौन सा ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, किस शेप का। भाई वो रिंग में ऐसा हो सकता है, या डिस्क में ऐसा हो सकता है, या हॉलो स्फीयर में ऐसा हो सकता है, चलो हॉलो सिलेंडर में ऐसा हो सकता है, या सॉलिड सिलेंडर में ऐसा हो सकता है। किस में ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली, बताइए कैसे करें। देखो बराबर करके कर दो दोनों की काइनेटिक एनर्जी। हमें फॉर्मूले तो पता ही है कि भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी करने को बोला है इसने। भाई टोटल एनर्जी मान लो कोई एक्स है, डिवाइड कर दो आधी आधी, तो x/2 मतलब बराबर बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो ट्रांसलेशन होती है, रोटेशन होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ से, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर, तो जिस अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सभी के लिए हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम रिंग के लिए लिख लेते हैं। तो रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, इसको बराबर दिया मैंने, क्या यहाँ पे आ गया, हाँ बिल्कुल यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो ये आंसर आ गया। क्या डिस्क में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हॉलो सिलेंडर में ऐसा हो सकता है हाँ, कि उसका यही होता है रिंग के जितना, सॉरी मतलब डिस्क आंसर नहीं, ऐसा कहना चाह रहा था मैं। बस इस तरीके ये आंसर आ गया, बस सिंपल समझ गए। डी में भी ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के जैसा होता है। समझ गए। ओके चलिए, तो अभी तक हमने ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ये हम काइनेटिक एनर्जी निकालना सीख गए, रोटेशनल की, ट्रांसलेशनल की। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम डायनेमिक्स में जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें जो पुली थी या कोई ऑब्जेक्ट था वो सरफेस पर ही घूम रहा था, राइट। जो हमने पिछले से पिछले क्लास में क्वेश्चंस किए उसमें कोई ऑब्जेक्ट था वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही मोशन कर रहा था। लेकिन अब इन सवाल करने में भी किए थे ना, पहले तो सरफेस वाले किए थे फिर इंक्लाइन वाले किए थे, वैसे ही तो अब इंक्लाइन सरफेस पर कोई लुढ़केगा तो वहां पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें हम करेंगे, राइट। बॉडी रोल्स डाउन प्योरली, कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऐसे लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है, तो
जब कोई लुढ़कता नहीं था, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी में हमने ऐसे क्वेश्चन किए, यहाँ से किसी को स्लिप करा दी, कोई स्लिप करते हुए नीचे आ रहा है तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते थे। बट हम क्या यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? इस बॉडी का मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, के दे रखा है, आपको पता रखा है कि जो इंक्लाइन है वो सफिशिएंट रफ है, एनफ रफ है, तभी तो प्योर रोल कर पाएगा, राइट। चलिए तो बताओ क्या यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे चलो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, डिपेंड करेगा कि कोई ऐसा फोर्स तो नहीं लग रहा है, या और अच्छे से बोलूं तो कोई ऐसा फोर्स तो नहीं लग रहा है जिसका, सॉरी, कोई ऐसा फोर्स तो वर्क डन नहीं कर रहा है जो नॉन कंजर्वेटिव हो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम कब नहीं लगा सकते हैं? तब नहीं लगा सकते हैं जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहा हो। लगने से मतलब नहीं है, लगे भले ही से, पर वो वर्क नहीं करना चाहिए, उसका वर्क डन 0 होना चाहिए, राइट। तो एपीडी बनाते हैं इस पे, तो हमने इस तरीके से बनाया, mg sin थीटा लगेगा इस पे, राइट। और सरफेस रफ है, फोर्स लग रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से, या इस तरीके से इसको फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, mg sin थीटा मतलब mg का कंपोनेंट लग रहा है एक तो, और एक फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। तो बताइए क्या यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? फ्रिक्शन तो लग रहा है, फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, पर यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कौन सा लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो वर्क नहीं कर सकता, लेकिन इस केस में नहीं कर रहा है बिकॉज हमने कह दिया है कि प्योर रोल हो रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है? प्योर रोल हो रहा है, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट प्योर रोल होता है, ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट प्योर रोल होता है उस केस में जो कांटेक्ट पॉइंट है, प्योर रोल का मतलब क्या है? प्योर रोल का मतलब है जब रिलेटिव मोशन ना हो या फिर स्लिपिंग ना हो, ऐसे बोल दो, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन ना हो कह दो, या स्लिपिंग ना हो। तो स्लिपिंग नहीं हो रही है मतलब फ्रिक्शन जब लग रहा है यहाँ पे उस वक्त यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, राइट। इस केस के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब कुल मिला के ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। दिस इज द आंसर, यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं बिकॉज here friction is static और ये कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो ठीक है, फिर लगा सकते हो तो क्वेश्चन करो कि मान लो कि इसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन से, एच हाइट के इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है इस तरीके से। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज कर दिया है फ्रॉम हाइट एच, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस द बॉटम, मतलब हमने यहाँ पे एच हाइट से, ये मान लो ऊपर ही है एकदम ना, हाँ, तो यहाँ पे हमने एच हाइट से इसको रिलीज कर दिया है, जब ये नीचे पहुंचेगा तब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने ये तो पता लगा लिया है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं? मैकेनिकल कंजर्वेशन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज हमने रिलीज किया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की है और कोई तो है नहीं, तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस हम बॉटम मोस्ट पॉइंट को ले लेते हैं, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, बिकॉज हमने एच हाइट ऊपर से उसको रिलीज किया है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखो तो ध्यान से लिखो बिकॉज ये यहाँ पे प्योर रोल कर रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको ट्रांसलेशनल भी लिखनी होगी और रोटेशनल भी लिखनी होगी। तो टोटल एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? सिखाया है आपको लिखना, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट, प्लस 0, सही है। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लिए,
वेलोसिटी की वैल्यू m से m गया, वेलोसिटी का स्क्वायर अभी देखो कितना आ गया, 2 ऊपर गया तो ये बन गया 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का अंडर रूट। यही आ गई वेलोसिटी। m से m गया, m से m गया, ओके, 2 उधर लगे 2g, ये टर्म नीचे आ गया, राइट, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये रोल नहीं करता, ये स्लिप करते हुए नीचे आता, अगर ये ऑब्जेक्ट स्लिप करते हुए नीचे आता तो हम जानते हैं वेलोसिटी कितनी आती, याद है, √2gh आती है। अगर कोई चीज स्लिप करते हुए hit आती है तो उसकी वेलोसिटी √2gh आती है। तो ये वाला जो टर्म है ये √2gh से छोटा है। देखो ये डिवाइड हो गया ना किसी चीज से, 1 प्लस, तो 1 से तो बड़ा ही है, तो 1 से बड़े से डिवाइड हो रहा है तो बड़े से छोटा हो गया। तो ये हम ऐसे जानकारी के लिए बता रहे हैं, ओके। तो ये समझ में आया √2gh क्या है, कि अगर ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो सरफेस है अगर स्मूथ होती है तो ये रोल नहीं करता, ये रोल नहीं करता तो ऐसे स्लिप होके आता नीचे तक, स्लिप होके आता तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। चलिए वेरी गुड, चलो अब रेस कराते हैं। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, तो इनकी रेस कराते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं। तो आप बताना कि जब इस सभी को एक साथ हमने छोड़ा तो बॉटम मोस्ट पर जब पहुंचे तो कौन पहले पहुंचा। पहले वेलोसिटी में कंपेयर करते हैं कि वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी। हमने चारों ऑब्जेक्ट्स को, किस किस को, रिंग को, डिस्क को, हॉलो स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को एक साथ एक समय पे यहाँ से छोड़ा, सेम हाइट से इसको रिलीज किया, चारों को एक साथ रिलीज किया। तो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी। चलिए तो हम रेस कराते हैं, किस किस की, रिंग की, डिस्क की और हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सभी की रेस कराते हैं। तो बताओ जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे चारों तो किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तुमने यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट लिए, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, HS लिख देता हूं, समझ जाओगे ना, हॉलो स्फीयर HS, और सॉलिड स्फीयर SS, समझ जाओगे, लिख लो अपने नोट्स में लिख लेना। दिस इज हॉलो स्फीयर, दिस इज सॉलिड स्फीयर, सभी की रेस कराई है हमने। तो बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी। तो किस पे डिसाइड कर रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो, हाइट तो सभी की सेम है, सेम हाइट से सबको छोड़ रहे हैं, ग्रेविटी सबके लिए सेम है, जो डिपेंड करेगा वो करेगा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पर, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पर, राइट। तो सभी के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू लिख लो। तो इसके लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना हो जाएगा इसके लिए, हाफ यानी 0.5, समझ गए। और हॉलो स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, 0.6 है ना, ओके। और इसके लिए कितना हो जाएगा, 2/5 यानी कि 0.4। तो अब कैसे कंपेयर करें बताओ। तो यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए ये जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल ये टर्म छोटी हो जाएगी, राइट, मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जिसका k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होगा, तो मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी, k स्क्वायर r स्क्वायर कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बताइए सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी आ गई, जिसका k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर सबसे छोटा है, किसका, 0.4 वाले का, SS। तो मैं ऐसे लिख दूं वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फाइनली कौन जीतेगा। उसके बाद हॉलो स्फीयर, और सबसे आखिरी में कौन पहुंचेगी, रिंग।
सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी? रिंग की, राइट। तो इसमें टाइम में कंपैरिजन भी कर सकता हूं क्या? मैं टाइम में कंपैरिजन कर सकता हूं। इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी तो सबसे पहले पहुंचेगा, तो इसको टाइम सबसे कम लगेगा, राइट। इसको टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अभी मैं आपको एक्सेलरेशन वगैरह निकाल के दिखाता हूँ इसके, डायनेमिक्स भी सॉल्व करते हैं इसकी, पर ये वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे तो ये पढ़ा दिया आपको। ओके, आ गया सभी को समझ के? किसी को कोई डाउट है पूछ लो, सिंपल है। बस काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका बदला है, बाकी किसी भी चीज का तरीका नहीं बदला है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वहां करते थे वैसे यहाँ कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं अब इंक्लाइन प्लेन पर डायनेमिक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रहा, अरे, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m, रेडियस r एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन k है अबाउट सेंटर ऑफ मास। इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है। हमें बताना है कि यहाँ से इसको छोड़ दिया, मतलब ये इस पर मोशन कर रहा है, और मोशन कैसा कर रहा है? प्योर रोल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन ऑफ रफ। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, किधर होगा, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करते थे डायनेमिक्स को सॉल्व? सबसे पहले एफबीडी बनाओ, एक्सेलरेशन अल्फा सारे फोर्सेस मार्क करो, उसके बाद एफ नेट बराबर एम ए लिखो, फिर टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखो आउट सेंटर ऑफ मास, एंड लास्ट में क्या होता है? नो स्लिपिंग कंडीशन लिखो और सॉल्व कर दो। यही होता था। चलिए, तो क्या क्या सॉल्व करना है इसमें? एक्सेलरेशन सॉल्व करना है हमें और फ्रिक्शन निकालना है। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी का, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शन में से पीछे मान लेता हूँ एफ आर। एक्सेलरेशन आगे होगा और अल्फा इस तरीके से होगा, अल्फा इस तरीके से होगा और एक्सेलरेशन इस तरीके से आगे होगा, राइट। चल इक्वेशन लिखिए सबसे पहले। एफ नेट बराबर एम ए, तो एम जी साइन थीटा आगे लग रहा है तो लिखूंगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर बराबर एम ए, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम जी का टॉर्क खत्म हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और उसका साइंस ऑफ रोटेशन अल्फा की तरफ ही आएगा, तो पॉजिटिव में लिखूंगा। तो एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? एम के स्क्वायर इंटू अल्फा, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अननोन कितने हैं? 3, इक्वेशन बन गई 2। तो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी? नो स्लिपिंग की कंडीशन, सरफेस फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन नहीं चल रहा है। तो क्या लिखेंगे? ए बराबर अल्फा आर, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अरे बात समझ में आई? तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी, तो हमने जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब हमने जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी है वो सही मानी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाँ। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया ना, फ्रिक्शन निकालना है। तो कैसे निकालना है एक्सेलरेशन? देखो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन आर, और अल्फा की वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूंगा, सॉरी ए की वैल्यू को डाल दूंगा, अल्फा को लिख दूंगा मैं, अल्फा को लिख दूंगा मैं ए अपॉन आर, और ए की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा। तो हमें देखो ये आर नीचे के आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन हमें मिल रहा है
एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, समझ में आया? ये आर नीचे आ गया, वो आर आर स्क्वायर हो गया, एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। अब ए कितना है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, कुल मिला के देखो सॉल्व किया है वो आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो आसानी से सॉल्व, राइट। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की भी सीरीज लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन की जो आएगा वो बिल्कुल वेलोसिटी जैसा आएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी ऐसी प्रोपोर्शनल था। तो ऑब्वियस है जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होने का कारण क्या है कि उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा था तो उसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ी औरों की कंपैरिजन में, क्योंकि स्टार्ट तो सब एक साथ ही हुए थे, राइट। ओके, बात समझ में आ गई। अब टाइम भी निकाल लेते हैं कि आपको मैंने टाइम का रिलेशन भी बताया था ना, रिलेशन तो बता दिया, पर उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर कोई पूछ ले कि भैया एग्जैक्ट टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा पहुंचने में, टाइम का आपने कंपैरिजन तो कर दिया कि किसको ज्यादा लगा किसको कम लगा, पर पहुंचने में एग्जैक्ट टाइम किसका लगा, कितना लगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये लेंथ हाइट एच थी ना, ये वाली लेंथ एल मान लेते हैं, एल और एच में हम रिलेशन आराम से देख सकते हैं, तो ये वाली लेंथ मैंने एल मान ली, और एच और एल में अगर रिलेशन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, एल साइन थीटा इज इक्वल टू एच है, राइट। अरे ये तो पता है ना यार, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, राइट। ओके खैर टाइम हम निकाल लेते हैं जल्दी से, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो टाइम निकालना तो आसान है ना यार, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, सब तो पता है, तो हम लगा देंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, s हो जाएगा l, इनिशियली रिलीज किया है तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ a टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू यहां से आ गई 2l अपॉन a अंडर रूट, ठीक। यानी कि कुल मिला के क्या सीखे यहाँ पे कि टाइम, टाइम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा a के, मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a, मतलब अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी तेज होगी, जल्दी पहुंच जाएगा। अरे बात समझ में आई, तो मतलब लास्ट में कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी डायरेक्टली 1 अपॉन टाइम, सही बात भी है, लॉजिकल भी है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, राइट। अच्छा यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें और देखें कि हमने जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था क्या सही लगाया था, उससे जो आंसर आया था क्या सही आया था, क्या वो यहाँ से मैच कर रहा है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि जब ये अपनी एल लेंथ कवर करके यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वैसे उसको हम निकाल चुके हैं लेकिन एक बार इस यहाँ पे भी निकाले, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूं मैं, तो लेंथ पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो वी स्क्वायर बराबर लगाता हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2a, एस हो गया एल, राइट। तो v यहां से कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2a, और l को हम क्या लिख सकते हैं h के टर्म में, l को हम लिख सकते हैं h के टर्म में h अपॉन साइन थीटा, h अपॉन साइन थीटा, राइट। अब देखो वैल्यू डालो, a की वैल्यू डालो, तो 2 की जगह 2 आ गया, और h की जगह h आ गया, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू डालते हैं, अभी फाइंड किया हमने एक्सेलरेशन, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ये, तो यहाँ मैंने लिखा g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन, तो देखो फाइनली वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ गई, वहां पे जो थी वही आ गई, 2gh डिवाइडेड बाय साइन थीटा कट गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अरे सेम आ गई ना, बोलिए, जो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने वेलोसिटी निकाली थी वही आ गया आंसर, आना भी चाहिए था। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको क्या कर रहे हैं हम ये, if solid sphere is performing pure rolling on the inclined plane find minimum mu, से हम बोलते हैं ना कि एनफ सरफेस है, एनफ रफ है, एनफ रफ मतलब सफिशिएंट रफ है कि प्योर रोलिंग करा पाए,
अगर स्मूथ हो जाता है या ज्यादा सफिशिएंट रफ नहीं हो पाता है तो ये प्योर रोल नहीं करता है, इम्प्योर रोल करता है, हमने कल देखा था। सो आपको यहाँ पे म्यू की वो वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू कितना तो होना ही चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। इसको फिसल प्योर रोल करने के लिए जितने फ्रिक्शन की आवश्यकता है वो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन की या तो बराबर हो या कम हो तो सही है, अदरवाइज सब गड़बड़ है, राइट। तो यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम अगर मैं लिखना चाहूंगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है क्या? और फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना होता है? फ्रिक्शन रिक्वायर्ड का तो फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला है, ये रहा फॉर्मूला फ्रिक्शन रिक्वायर्ड का, जनरल फॉर्मूला, राइट। तो ये फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, इतना फ्रिक्शन होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी इंक्लाइन थीटा एंगल की इंक्लाइन प्लेन पर लुढ़क रहा है तो। बस ये आंसर आ गया आपका, समझ गए। तो एन कितना लिखोगे यहाँ पे आप? एन हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, राइट। अच्छा, इसका मास m है, रेडियस r है। चलिए, तो सबसे पहले के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और के की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ये सही रहता है। तो सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5 आ जाएगी, 2/5, है ना। अच्छा चलो, थीटा की वैल्यू भी दे देता हूँ, थीटा की वैल्यू देने से अच्छा आंसर आएगा। तो थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं 37 डिग्री। ओके, करिए, वैल्यू डालें। तो m की जगह m आ गया, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की जगह कितना आ गया? 2/5 इंटू जी की जगह जी आ गया, साइन थीटा की जगह भी साइन थीटा लिख देते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ 1+2/5। सॉल्व करते हैं अब, चलिए। तो एम जी से एम जी गया, ओके, बस इतना ही गया और कुछ नहीं गया। तो यहाँ से मिला म्यू कॉस 37 कितना हो गया इसके लिए? 4/5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5 इंटू साइन 37 हो गया 3/5, और नीचे आ गया 1+1, तो कितना हो गया? 7/5, 5 आ गए। तो कुछ गए कि 5? इस 5 से ये 5 गया, ये 5 से ये 5 गया, यहाँ से आया 4 म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6/7, राइट। तो म्यू बराबर कितना आ गया? म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको भी काट दो, 2 3, 3/14। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 3/14, राइट। ये है आपका भी। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप भूल जाओ, अगर ये बोले कि अगर यार ये फॉर्मूला तो याद नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, सवाल नहीं छोड़ना है। 2 मिनट लगेगी निकालने में, 2 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगी, राइट। 2 मिनट भी नहीं लगेगी अगर आप ढंग जल्दी से करोगे। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये फ्रिक्शन, एक इक्वेशन लिखोगे एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए, दूसरी लिखोगे फ्रिक्शन आर बराबर आई अल्फा, ए बराबर अल्फा आर। बस डायरेक्ट फ्रिक्शन निकाल लो, ए को एलिमिनेट करके फ्रिक्शन आया, यहाँ पुट किया और आंसर आ गया, राइट। समझ गए? कोई डाउट? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब मैं आपको दो केसेस दे रहा हूँ, आप मेरे को बताना, बस आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन को डिस्कस करना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी बस ये बताना है आपको। कि एक बार तो क्या हो रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे लुढ़क रहा है, और एक बार हम नीचे से उसको किसी वेलोसिटी के साथ धक्का मार रहे हैं ऊपर, तो ऊपर की साइड लुढ़क रहा है, राइट। सेम इंक्लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। तो ऊपर से नीचे आने का केस तो अभी हम देख ही रहे हैं कि ऊपर से कोई चीज लुढ़कते हुए नीचे आ रही है ना, इस तरीके। तो इसका ओमेगा, उसका वी ऐसे रहता है और ओमेगा इस तरीके से रहता है।
ये तो हो गया नीचे लुढ़कने वाला केस। तो इस केस में फ्रिक्शन किधर रहता है? इस केस में हमने अभी लगाया है फ्रिक्शन ऊपर ऐसे आता है फ्रिक्शन, राइट? कोई दिक्कत यहाँ पे? बट अब मैं केस को उल्टा कर रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि हमने किसी को नीचे से v वेलोसिटी दी है और उस वक्त उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, v इस तरीके से हमने दिया है, ओमेगा इस तरीके से है, और यहां पर भी प्योर रोलिंग हो रही थी, प्योर रोलिंग, यहां पर भी प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग, ये भी एनफ रफ है, ये भी एनफ रफ था। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास कि ऊपर ही होगी, नीचे होगी, होगी ही नहीं, या बता नहीं लगा सकते। बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट पहले ऊपर से नीचे लुढ़क रहा था, तब फ्रिक्शन ऊपर था, ये हमने सॉल्व कर लिया। बट अभी फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसका आंसर है फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर ही होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर ही होगी। वेलोसिटी ओमेगा से थोड़ा फर्क पड़ रहा है, एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे ही होगा ना इसका, mg sin थीटा। पर इसमें फोर्सेस कैसे लगेंगे सोचो, फोर्सेस अगर मेरे को लगाने हैं इस पर, तो mg sin थीटा मैं ऐसे ही लगाऊंगा, है ना? तो अल्फा भी ऐसे ही होगा, एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होगा, सब चीज तो वैसे ही है। भाई ये जो वेलोसिटी है ये बढ़ती थोड़ा ना जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, ओमेगा भी कम होगा, इसका मतलब अल्फा भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ए बराबर है, सब चीज तो सेम है। मतलब अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो सभी आंसर सेम आएंगे, राइट? तो ये अच्छा है सवाल। इसमें क्या होता है, गलती हो जाती है कि हम सोचते हैं सिचुएशन उल्टी हो गई, फ्रिक्शन अब इसमें क्या लगा देते हैं, हम नीचे लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। समझ गए? चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। ये हो गया हमारा प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब पढ़ेंगे हम प्योर रोलिंग ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म। तो हम पढ़ रहे हैं मूविंग प्योर रोलिंग ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म। अभी तो सरफेस पर पढ़ रहे थे, अब मूविंग प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी स्टेप सेम है, एफबीडी बनानी है, टॉर्क इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन, पहले फोर्स एफ नेट बराबर है, फिर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो घूम रहा है, जिस पर टॉर्क लग रहा है, जिसपे अल्फा है, उसी की तो लिखेंगे हम टॉर्क इक्वेशन, है ना? ओके, और फिर नो स्लिपिंग की कंडीशन। तो इसमें यहाँ पे आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का मतलब प्लांक और बी का मतलब ये सॉलिड स्फेयर। करिए, कैसे करोगे? तो पहले बनाओ एफ बी डी, करो, चलिए करें, बनाए एफ बी डी। तो सबसे पहले प्लांक का एफ बी डी बनाते हैं। तो प्लांक मान लीजिए, मतलब एक एफ तो हमें दे ही रखा है कि ये एफ तो उस पर लग ही रहा है, ठीक है। और जो प्लांक जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस स्मूथ है, तो नीचे से तो कोई फ्रिक्शन आएगा नहीं। नीचे से कोई फ्रिक्शन आएगा क्या? ये तो स्मूथ सरफेस पे रखा है, तो नीचे से कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, राइट। और इस प्लांक का एक्सेलरेशन मान लेते हैं आगे की तरफ ए, ए एक्सेलरेशन ऑफ ए माना है ना, इसको हमने प्लांक को ए बोला है, ठीक है। अब हम एफबीडी बना लेते हैं सॉलिड स्फेयर का। तो क्या क्या फोर्स लगेगा सॉलिड स्फेयर? तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ऐसे देख रहे हो, तो फिर सॉलिड स्फेयर घूम कैसे रहा है? तो बेसिकली नहीं, फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इनफ रफ है ना, मतलब ये प्योर रोल तो कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन तो आता है स्टैटिक, है ना? तो बेसिकली वो फ्रिक्शन लग रहा है। तो मान लो कि वो फ्रिक्शन इस सॉलिड स्फीयर पर लग रहा है आगे की तरफ इस तरीके से, तो उसका रिएक्शन प्लांक पर किधर लगेगा? प्लांक पर लगेगा इस तरीके से, है ना? तो अगर फ्रिक्शन हम भूल गए इस सवाल में तो सवाल गलत हो जाएगा, मतलब एफबीडी गलत हो गया तो सवाल गलत हो गया, तो फ्रिक्शन को नहीं भूलना है। आगे की तरफ होगा, राइट, ए बी,
और अगर मैं इस फ्रिक्शन का टॉर्क देखूंगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे घुमाएगा इसे, सेंटर ऑफ मास को फ्रिक्शन का टॉर्क देखूंगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क का रोटेशन इस तरीके से आएगा, तो अल्फा इस तरीके से। समझ गए भाई, इस सॉलिड स्फीयर पर एक ही फोर्स लग रहा है आगे, तो एक्सेलरेशन तो आगे आएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और अल्फा की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे टॉर्क भी किसका लगेगा, केवल फ्रिक्शन का। एमजी तो टॉर्क लगाएगा नहीं, वैसे तो एमजी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो उसका तो टॉर्क लगेगा नहीं। तो फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, तो अल्फा भी एंटी क्लॉक सेंस में आएगा। तो एफबीडी तैयार हो गई बनके। अब हमें सिर्फ क्या लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले हम फोर्स की इक्वेशन लिख देते हैं। तो फोर्स की इक्वेशन हम सबसे पहले किस पे लिखते हैं, प्लांक पे लिख दो। तो प्लांक पे फोर्स की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस एफ आर बराबर एम ए। ठीक है। और फोर्स की इक्वेशन हम एक सॉलिड स्फीयर पे लिख सकते हैं। सॉलिड स्फीयर फोर्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ आर बराबर एम ए बी। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। अब टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। तो टॉर्क इस पर तो नहीं लग रहा है प्लांक पे कोई टॉर्क, ये घूम भी तो खा रहा है, सीधा ही तो चल रहा है। टॉर्क लग रहा है सॉलिड स्फीयर पर, तो टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे फ्रिक्शन इनटू रेडियस आर, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये क्या है सॉलिड स्फीयर, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। और एक इक्वेशन और बनेगी, देखो कितना अननोन है, 1 2 3 4, एक अननोन है, और एक इक्वेशन आएगी, और एक और इक्वेशन किसकी आएगी, नो स्लिपिंग की, राइट। तो नो स्लिपिंग यहाँ पे कहाँ हो रही है, जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे हम नो स्लिपिंग की कंडीशन बनाएंगे। तो नो स्लिपिंग की कंडीशन बनाते हैं, चलिए। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं P, और ये जो यहाँ कनेक्टेड है उसको मान लेते हैं Q। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो पॉइंट Q का एक्सेलरेशन क्या है, आगे की तरफ AA, क्योंकि प्लांक का A है तो ये प्लांक के साथ ही तो जाएगा Q। और P का एक्सेलरेशन क्या है, तो रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सुपरपोजिशन होते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का। तो पॉइंट पी का एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो जाएगा ए बी, और चूंकि अल्फा है इस तरीके से तो आगे की साइड आ जाएगा अल्फा आर, राइट। अरे समझ गए। तो हमें दोनों के एक्सेलरेशन को कर देना है बराबर। तो आप कर दो बराबर, क्या आ गया, ए इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फा आर। तो क्या नया है इसमें, कुछ भी नया नहीं है। इक्वेशन लिखना आपको आती है, स्लिपिंग की कंडीशन बनाना आपको आती है, तो नया कुछ भी नहीं है, राइट। स्टेप्स वही फॉलो हुई है, चाहे सरफेस पर रोटेशन हो, रोलिंग हो, चाहे मूविंग प्लेटफॉर्म पर रोलिंग हो, काम सेम ही होगा। बस यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी होगी आपको नो स्लिपिंग की कंडीशन लिखते वक्त, बाकी तो सब सेम है। अब इनको सॉल्व करोगे और आंसर आएगा, राइट। कोई दिक्कत है क्या भाई, इक्वेशन ही बननी चाहिए, आगे तो हो जाएगा काम। क्या आएगा बताओ, इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा।